दोस्तों, इस सत्र में हम समझेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। हमारी दोस्त रघु को उसके माता पिता के द्वारा एक अच्छा अवसर मिला है। रघु के पौधे लगाने पर उसके माता पिता कुछ इस प्रकार इनाम देते हैं। हर हफ्ते पहले 3 पौधों को लगाने के लिए 4 चॉकलेट प्रति पौधे देंगे और 3 से ज्यादा पौधे लगाने पर हर अतिरिक्त पौधे के लिए 2 चॉकलेट देंगे। तो रघु सोच रहा है कि पहले हफ्ते 2 अतिरिक्त पौधे लगाने पर कितनी चॉकलेट मिलेंगी। क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? हम जानते हैं कि पहले 3 पौधे लगाने के लिए उसे 4 चॉकलेट प्रति पौधा मिलेगी, तो पहले 3 पौधों के लिए उसे 12 चॉकलेट मिलेगी। अब हर अतिरिक्त पौधे को लगाने के लिए उसे 2 चॉकलेट मिलेंगी। इसका मतलब 2 अतिरिक्त पौधे लगाने के लिए उसे 4 चॉकलेट मिलेंगी। तो कुल 5 पौधे लगाने के लिए रघु को 16 चॉकलेट मिलेंगी। इसी प्रकार अगर रघु अगले हफ्ते 4 अतिरिक्त पौधे लगाता है तो क्या होगा? उसे पहले 3 पौधों के लिए 12 चॉकलेट मिलेंगी और चारों अतिरिक्त पौधों के लिए 2 चॉकलेट प्रति पौधा मिलेंगी। इस प्रकार रघु को कुल 20 चॉकलेट मिलेंगी। अगर रघु तीसरे हफ्ते 7 अतिरिक्त पौधे लगाता है तो उसे 12 जोड़ 2 गुना 7 चॉकलेट्स मिलेंगी, जो 26 के बराबर है। अब इन 3 गणनाओं को ध्यान से देखिए। क्या हम यहां कोई प्रतिरूप देख सकते हैं? हर गणना में इन 2, 4 और 7 को छोड़ के सब समान हैं। ये संख्याएं रघु के द्वारा लगाए गए अतिरिक्त पौधों की संख्याएं हैं। अब अगर हम अतिरिक्त पौधों की संख्याओं की जगह x रखते हैं तो हमें यह मिलता है। x लगाए गए अतिरिक्त पौधों की संख्या है। हम जानते हैं कि यहां x को एक चर कहा जाता है। 12 और 2x को एक व्यंजक या बीजीय व्यंजक कहा जाता है। व्यंजक चरों और अचरों से बनते हैं। हम देख सकते हैं कि यह व्यंजक चर x जो कि 2 से गुणा किया गया है और अचर 12 से बना है। तो अब यह व्यंजक रघु को मिली चॉकलेट को ढूंढने के कार्य को सरल कर देता है। हमें बस x की जगह लगाए गए हुए अतिरिक्त पौधों की संख्या रखनी है। हमारे द्वारा चुने गए चर x के मान के आधार पर व्यंजक का मान बदल जाएगा। चलिए अब बीजीय व्यंजकों के बारे में कुछ चीजें समझते हैं। मान लीजिए कि हमें ये 2 व्यंजक दिए गए हैं। आपको क्या लगता है, व्यंजक a b से बड़ा है या फिर व्यंजक b a से बड़ा है? इसे ढूंढने का सबसे सरल तरीका है संख्या रेखा का इस्तेमाल करना। हाँ, हम एक व्यंजक को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। चलिए पहले x और 10 के योग को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। मान लीजिए कि चर x का संख्या रेखा में स्थान यहां है। इसलिए x और 10 के योग को x से 10 इकाई आगे दर्शाया जाएगा। इसलिए x और 10 के योग के मान को p मान लेते हैं। इसी प्रकार से हम x और 12 के योग को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। वह x से 12 इकाई आगे होगा। यहां x और 12 के योग का मान बिंदु Q से मिलेगा। तो हम साफ देख सकते हैं कि बिंदु Q बिंदु P से आगे है। इसका मतलब है कि x और 12 के योग का मान x और 10 के योग के मान से ज्यादा है। इस प्रकार हम व्यंजकों को संख्या रेखा पर दर्शा के उनकी तुलना कर सकते हैं। तो इस सत्र में हमने देखा कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। अगले सत्र में हम कुछ और उदाहरण देखेंगे और बीजीय व्यंजक के तत्वों को समझेंगे।
पिछले सत्र में हमने देखा कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। दोस्तों, इस सत्र में हम एक बीजीय व्यंजक के कुछ तत्वों को समझेंगे। वे तत्व पद, गुणनखंड, गुणांक, समान व असमान पद हैं। इस व्यंजक को देखिए। हम देख सकते हैं कि इस व्यंजक के दो भाग हैं। यहाँ 2x 2 और x के गुणन से बनाया गया है और फिर उसमें 12 जोड़ा गया है। हमने अपनी पिछली कक्षा में देखा था कि किसी भी व्यंजक के विभिन्न भाग होते हैं जो कि पहले अलग अलग बनाए जाते हैं और फिर आपस में जोड़े जाते हैं। ये भाग पद कहलाते हैं। तो हमारे व्यंजक में 12 और 2x व्यंजक के दो पद हैं। अब इस व्यंजक को देखिए। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस व्यंजक में कितने पद हैं और वे कौन से हैं? यह व्यंजक 4 पदों के मेल से बना हुआ प्रकट होता है। वे पद 4x वर्ग, xy, ऋणात्मक y घना और 2 हैं। हम देखते हैं कि यहाँ तीसरा पद ऋणात्मक y घना है, सिर्फ y घना नहीं। हमने अपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि पद में ऋणात्मक चिन्ह शामिल करना जरूरी है। अब इस व्यंजक को देखिए। यह सिर्फ एक पद से बना हुआ है। यह ऋणात्मक 12 a, b और c का गुणनफल है। तो हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक 12 a, b और c इस पद के गुणनखंड हैं। अब इन 4 गुणनखंडों को देखिए। पहला गुणनखंड ऋणात्मक 12 तो सिर्फ एक संख्या है, इसलिए हम इसे संख्यात्मक गुणनखंड कहते हैं। बाकी 3 गुणनखंड a, b और c चर हैं, इसलिए हम इन्हें बीजीय गुणनखंड कहते हैं। संख्यात्मक गुणनखंड का एक और नाम भी है। संख्यात्मक गुणनखंड को आमतौर पर गुणांक कहा जाता है। तो ऋणात्मक 12 इस पद का गुणांक है। अब जब हम जान गए हैं कि बीजीय गुणनखंड क्या होते हैं, तो चलिए 2 प्रकार के पदों को समझते हैं, समान और असमान पद। 2 पद समान पद तब कहलाते हैं जब उनके बीजीय गुणनखंड समान होते हैं, और जब पदों की बीजीय गुणनखंड अलग अलग होते हैं तब वे असमान पद कहलाते हैं। चलिए इसे उदाहरणों के सहारे समझते हैं। मान लीजिए 7xy और 15xy 2 पद हैं। ये पद समान है या असमान? याद रखिए कि पदों का प्रकार जानने के लिए हमें सिर्फ उनके बीजीय गुणनखंडों को या दूसरे शब्दों में चरों को देखना होता है, संख्याओं को नहीं। इन दोनों पदों के समान बीजीय गुणनखंड हैं x और y, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि ये समान पद हैं। पर इन पदों का क्या? ये समान है या असमान? दोनों पदों में समान चर है x और y, परंतु x वर्ग y में x और y बीजीय गुणनखंड हैं और 3xy घना में x, y और y बीजीय गुणनखंड हैं। तो ये 2 पद असमान हैं क्योंकि इनके बीजीय गुणनखंड अलग हैं। एक व्यंजक में मौजूद पदों की संख्या के आधार पर हम व्यंजकों को श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक व्यंजक जिसमें सिर्फ एक ही पद होता है एक पदी कहलाता है। एक पदी के कुछ उदाहरण हैं। एक व्यंजक जिसमें 2 असमान पद होते हैं उसे द्विपद कहते हैं। द्विपद के कुछ उदाहरण हैं। इसी प्रकार 3 असमान पदों वाले व्यंजक को त्रिपद कहते हैं, इत्यादि। व्यापकतः 1 अथवा अधिक पदों वाले व्यंजक जिसके गुणांक शून्येतर हो बहुपद कहलाते हैं। ये बहुपदों के कुछ उदाहरण हैं। इस प्रकार इस सत्र में हमने सीखा कि एक बीजीय व्यंजक में कौन कौन से अंग होते हैं। अगले सत्र में
हम बीजीय व्यंजकों से जुड़े कुछ आम गलतफहमियों को देखेंगे। पिछले सत्र में उदाहरण द्वारा हमने बीजीय व्यंजक के तत्वों को समझा। मित्रों, इस सत्र में चलिए इस अवधारणा से संबंधित कुछ आम गलतियों की ओर नजर डालते हैं। इस व्यंजक को देखिए। इस व्यंजक में कितने पद हैं? आप शायद सोचेंगे कि यहां 2 पद है, लेकिन यह केवल एक ही पद है, 4x। यहां 4 और x को गुणा किया गया है। हम यह गलती कर बैठते हैं कि क्योंकि 2 चीजों को गुणा किया गया है, इसलिए परिणामी व्यंजक 2 पदों से युक्त होगा। लेकिन मामला यह नहीं है, यह केवल एक पद है। तो 4 विभाजित x का क्या? इसमें कितने पद हैं? यह एक अंक है जो चर से विभाजित किया गया है, लेकिन यह भी केवल एक ही पद होगा। तो जब अचर और चर गुणा या विभाजित होते हैं, तो केवल एक ही पद रहता है। केवल जोड़ और घटाव पदों को अलग करता है। मान लीजिए कि यह व्यंजक दिया हुआ है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस व्यंजक में कितने पद हैं? इसको आसान बनाने के लिए मैं आपको 2 विकल्प देती हूं। व्यंजक को देखकर हमें ऐसा लग सकता है कि यहां 4 पद मौजूद हैं, लेकिन यह विकल्प गलत है। इस व्यंजक के पहले और आखिरी भाग को ध्यानपूर्वक देखिए। यह दोनों समान पद हैं क्योंकि इन दोनों में समान बीजीय गुणनखंड है, जो है a और b। इसी वजह से इन दोनों को जोड़कर एक पद बनाना होगा। तो कुल मिलाकर इस व्यंजक में 3 पद होंगे, इसलिए सही विकल्प B है। यह याद रखिए कि पदों को गिनने से पहले हमें यह ध्यान रखना है कि सारे पद असमान हो। अगर कोई समान पद है तो पहले उन्हें मिलाकर एक पद बनाना पड़ेगा और फिर गिनती होगी। इस सत्र में हमने बीजीय व्यंजक से संबंधित हमसे होने वाली 2 गलतियों को देखा। दोस्तों, इस सत्र में हम एक नई सर्वसमीका देखेंगे। क्या आप पता लगा सकते हैं कि क्या यह सच में एक सर्वसमीका है? इस सर्वसमीका के बाएं तरफ ध्यान दीजिए। इसे सरल बनाने के लिए हमें कोष्ठक को खोलने की आवश्यकता है और गुणा करने के बाद हमें यह व्यंजक मिलता है। लेकिन यह हमारी सर्वसमीका के दाहिने तरफ की तरह नहीं दिखता है। तो हम यह कैसे प्राप्त करते हैं? यदि हम इन 2 मध्य पदों को देखें, तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों में चर x है। हम उस x को आम ले सकते हैं और इसे इस तरह लिख सकते हैं। और अब हम देख सकते हैं कि यह सर्वसमीका के दाहिने हाथ के समान है। तो इसका मतलब है कि यह एक सर्वसमीका है। अब इस सर्वसमीका को साबित करने के लिए एक और तरीका देखते हैं। उसके लिए हम इस आयत को लेंगे और इसे 4 भागों में इस तरह से विभाजित करेंगे। अब मान लें कि हमें इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम यह कैसे कर सकते हैं? इस आयत के क्षेत्रफल को जानने के 2 तरीके हैं। आइए हम पहले को देखें। अब हम पहले से ही जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या आप बता सकते हैं कि हम लंबाई और चौड़ाई के रूप में क्या लेंगे? इस भुजा की लंबाई x है और इस हिस्से की लंबाई a है। तो आयत की कुल चौड़ाई x जोड़ a है।
इस भुजा की लंबाई x है और इस हिस्से की लंबाई b है। तो आयत के कुल चौड़ाई x जोड़ b है। तो यह लंबाई है और यह चौड़ाई है। इसमें इन मूल्यों को प्रतिस्थापित करते हुए हम इसे प्राप्त करते हैं। अब हम इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का दूसरा तरीका देखते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, यह आयत 4 भागों से बना है। तो इस आयत का क्षेत्रफल इन 4 भागों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। पहले भाग का क्षेत्रफल x गुणा x के बराबर है, जो कि x वर्ग के बराबर है। इसी प्रकार दूसरे भाग का क्षेत्रफल a गुणा x होगा, तीसरे भाग का क्षेत्रफल b गुणा x होगा और चौथे भाग का क्षेत्रफल a गुणा b होगा। मध्य के 2 पदों से x को आम लेते हुए हमें इसका अंतिम उत्तर मिलता है। आयत के क्षेत्रफल जो हमें दोनों विधियों का उपयोग करने पर मिले हैं, वह बराबर होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह वही सर्वसमीका है जो हमने पहले देखी थी। इस सत्र में हमने इस सर्वसमीका को देखा। अगले सत्र में हम इस सर्वसमीका पर कुछ उदाहरण देखेंगे। पिछले सत्र में हमने यह सर्वसमीका देखी। अब मित्रों, इस सत्र में हम इस सर्वसमीका पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसे हल कैसे करते हैं? इसको इस सर्वसमीका का इस्तेमाल करते हुए आसानी से हल किया जा सकता है। चलिए इन व्यंजकों को इस सर्वसमीका के बाएं पक्ष से तुलना करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ x 2x है, a 3 है और b 5 है। इस मान को इस सर्वसमीका में लगाने के बाद हमें यह मिला और आगे सरलीकृत करने के बाद हमें यह अंतिम उत्तर के रूप में मिलेगा। यह आसान था, है ना? चलिए देखते हैं कि आप अगला वाला उदाहरण हल कर पाते हैं या नहीं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका गुणनफल क्या होगा? फिर से हम इस सर्वसमीका का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इधर x lmn है, a ऋणात्मक 3 है और b ऋणात्मक 2 है। चलिए इन्हें सर्वसमीका में डालते हैं। इसको आगे सरलीकृत करने के बाद हमें यह अंतिम उत्तर के रूप में मिलेगा। क्या आप इस आखिरी उदाहरण का उत्तर खोज सकते हैं? इस उदाहरण के लिए हम इस सर्वसमीका को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके लिए हमें इन 2 अंकों को इस प्रकार विभाजित करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए कि दोनों अंकों के पहले भाग को विभाजित करने के बाद यह समान रहेंगे। अब इस सर्वसमीका का इस्तेमाल करते हुए हम दायां पक्ष हल कर सकते हैं। इधर x 200 है, a 4 है और b 5 है। तो सर्वसमीका का प्रयोग करने के बाद हमें यह मिलता है। आगे सरलीकृत करने के बाद हमें यह अंतिम उत्तर के रूप में मिलेगा। तो इस सत्र में हमने इस सर्वसमीका पर आधारित कुछ उदाहरण देखे। अगले सत्र में हम कुछ आम गलतियों की ओर नजर डालेंगे जो हम इस सर्वसमीका को इस्तेमाल करते हुए करते हैं। पिछले सत्र में हमने इस सर्वसमीका का प्रयोग करने से संबंधित उदाहरणों को देखा। मित्रों, इस सत्र में चलिए एक आम गलती की ओर नजर डालते हैं जो हम इस सर्वसमीका का इस्तेमाल करते हुए कर देते हैं। इस प्रश्न को देखिए। चलिए मैं आपको 2 विकल्प देती हूँ।
बताइए सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प बी है। अब हम में से कुछ लोगों का उत्तर ए आया होगा, लेकिन ये सही नहीं है। चलिए देखते हैं कि हमें उत्तर में विकल्प ए क्यों मिलता है। दिए गए प्रश्न पर ध्यान केंद्रित कीजिए। हमने देखा है कि ऐसे उदाहरणों को इस सर्वसमीका का इस्तेमाल करके कैसे हल करते हैं। हम पहले इन 2 अंकों को सरल अंकों में ऐसे लिखते हैं। अब यह इस रूप में दिखेगा। तो सर्वसमीका का इस्तेमाल करते हुए हम इसका मान ढूंढ सकते हैं, लेकिन इस सर्वसमीका का इस्तेमाल करते समय हम गलती कर देते हैं। इस सर्वसमीका का उपयोग करने के बाद हम में से कुछ लोगों को यह मिलता है और आगे सरलीकृत करने के बाद हमें अंत में यह उत्तर मिलता है, लेकिन यह सही नहीं है। इस चरण को देखिए। इस सर्वसमीका के अनुसार यहां और यहां हमने ए का मान 3 लिया है, लेकिन यदि हम इसको ध्यानपूर्वक देखें तो ए का मान 3 नहीं बल्कि ऋणात्मक 3 है, तो इसलिए हमें गलत उत्तर मिलता है। सही चरण यह होगा। तो आगे सरलीकृत करने के बाद हमें यह मिलता है। तो सही उत्तर यह है जो है विकल्प बी। तो हमें यह पहचानते समय बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि ए और बी का मान क्या होगा। भले ही हमारी सर्वसमीका में जोड़ का चिन्ह है जो ए और बी से संबंधित है, इसका मतलब यह नहीं है कि ए और बी हमेशा धनात्मक होंगे। ए और बी ऋणात्मक भी हो सकते हैं। तो इस सत्र में हमने एक आम गलती देखी जो हम इस सर्वसमीका का इस्तेमाल करते हुए कर देते हैं। पिछले सत्र में हमने देखा कि बीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ते और घटाते हैं। मित्रों, इस सत्र में हम इस अवधारणा से संबंधित कुछ आम गलतफहमियों की ओर नजर डालेंगे। इस प्रश्न को देखिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सही विकल्प क्या है? यहां सही विकल्प बी है। अब आप में से कुछ लोगों का उत्तर शायद विकल्प ए या विकल्प सी भी आया होगा। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों। हमने पिछली कक्षाओं में विनिमेय गुणधर्म पढ़ा है। हमेशा याद रखिए कि जोड़ विनिमेय गुणधर्म दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर 2 जोड़ 4 और 4 जोड़ 2 समान हैं, लेकिन घटाव विनिमेय गुणधर्म नहीं दर्शाता। उदाहरण के तौर पर 2 घटा 4 ऋणात्मक 2 के समान है, लेकिन 4 घटा 2 धनात्मक 2 के समान है। इसका मतलब यह है कि 2 घटा 4 और 4 घटा 2 समान नहीं है। घटाव योग की तरह विनिमेय गुणधर्म नहीं दर्शाता है। चलिए अब इसको दिए हुए प्रश्न में इस्तेमाल करते हैं। हमारा प्रश्न यह कहता है कि 3x जोड़ 4 में से 5x वर्ग जोड़ 3 को घटाया जाए। वह व्यंजक जिसमें से दूसरा व्यंजक घटाया जाएगा उसको पहले लिखेंगे और फिर उस व्यंजक को लिखेंगे जिसको घटाना है। तो हमारा पहला चरण इस तरह दिखेगा। विकल्प ए के व्यंजक को सरलीकृत करने के बाद हमें यह परिणाम मिलेगा। विकल्प बी के व्यंजक को सरलीकृत करने के बाद हमें यह परिणाम मिलेगा। हम यह देख सकते हैं कि दोनों व्यंजक भिन्न हैं, तो विकल्प सी भी सही उत्तर नहीं हो सकता। इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है, ना कि विकल्प ए या विकल्प सी। चलिए अब दूसरे भ्रम की ओर नजर डालते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे यह सवाल पूछा। मैं आपको 2 विकल्प देती हूं। सही विकल्प कौन सा है?
सही विकल्प बी है। चलिए देखते हैं क्यों। यह वह व्यंजक है जो घटाया जाएगा, तो हमारा पहला कदम ऐसा दिखेगा। हमारे पिछले सत्र में हमने देखा है कि घटाते समय जब कोष्ठक को खोलते हैं तो कोष्ठक के अंदर सारे पदों के चिन्ह उल्टे हो जाते हैं। अब यहीं पर हम गलती कर देते हैं। कोष्ठक को खोलते समय हम 4x को ऋणात्मक 4x से बदल देते हैं, लेकिन हम ऋणात्मक 5 का चिन्ह बदलना भूल जाते हैं। हम ऋणात्मक 5 को वैसे ही लिख देते हैं, तो हमारा दूसरा कदम ऐसा दिखेगा। इस प्रकार सरलीकृत करने के बाद हमें यह उत्तर मिलता है। तो हमें ध्यान देना है कि घटाते समय हर पद के चिन्ह को बदल दिया जाए, तो यह सही कदम होगा। तो सरलीकृत करने के बाद हमें यह परिणाम मिलता है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। तो इस सत्र में हमने बीजीय व्यंजकों के घटाव से संबंधित कुछ आम गलतफहमियों को देखा। अगले सत्र में हम बीजीय व्यंजकों को गुणा करना सीखेंगे।